तो चलिए अब हम आप लोगों को अगले यूनिट के बारे में समझा देते हैं। देखिए जो अगला यूनिट है वो है यूनिट 4 एंड रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको इम्पोर्टेंट कौन कौन से टॉपिक हैं इसको आपको समझना है। तो हम यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है ना, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट से मॉलिक्यूल में चार्जेज आते हैं पॉजिटिव और निगेटिव है ना। और चूंकि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो इन जनरल ज़्यादा से ज़्यादा आयनिक रिएक्शंस होते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल में कहाँ पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ पे निगेटिव चार्ज है ना, कहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है, कहाँ पे निगेटिव ज़्यादा स्टेबल है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें देखिए ये सारे इफेक्ट बिल्कुल आने चाहिए और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हमने ये टेबल बनाया है ताकि आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ यानी आसानी से आप लोग इसको समझ लें और आपको लिखने में भी कोई दिक्कत ना हो, आसानी से भी आप लोग लिख लें है ना। एक डिफिनीशन याद करेंगे, सारा डिफिनीशन अपने आप क्या होगा एक बार समझने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें जो समझना है वो है इंडक्टिव इफेक्ट समझना है। ठीक है, और समझना है मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, और हमें समझना है हाइपर कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं, और हमें समझना है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपका जो है इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में देखिए यहाँ पे क्या होता है, इन सारे इफेक्ट में मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आती है ना। किसी इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी आती है, किसी इफेक्ट में पाई बॉन्ड में पोलैरिटी आती है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो तरह के बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच, या तो सिग्मा और या तो फिर पाई। तो यहाँ पे देखिए आपका कुछ है नहीं, बस क्या है मॉलिक्यूल में पोल का डेवलप होना। तो देखिए सबको हम एक बहुत ही आसान से लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो इंडक्टिव इफेक्ट है पहले से ध्यान दो ये परमानेंट इफेक्ट होता है और सिग्मा बॉन्ड में पाया जाता है। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट है ये भी परमानेंट इफेक्ट है, इट इज परमानेंट इफेक्ट है ना, और ये पाई बॉन्ड में पाया जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ये भी परमानेंट इफेक्ट है। अब परमानेंट इफेक्ट है और ये क्या होता है यहाँ पे इसमें भी पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है, जो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को पोलराइज करता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये है आपका टेम्परेरी इफेक्ट है ना। तो इलेक्ट्रोमेरिक टेम्परेरी इफेक्ट है, यानी जब तक इसमें रिएजेंट होगा जब तक पाई बॉन्ड पोलराइज होगा, यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी पाई बॉन्ड पोलराइज होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए अब हम एक एक करके डेफिनेशन समझते हैं। जैसे आपका ये इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड में पाया जाएगा, यानी सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए पोलराइजेशन के लिए कोई फैक्टर्स होगा, तो यहाँ पे फैक्टर्स है रिलीजिंग और विथड्राइंग ग्रुप है ना। अब देखिए ग्रुप रिलीजिंग होंगे, यानी किसी कार्बन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा है ना, या डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जब उसमें एटम क्या हो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे ग्रुप खींचेंगे। तो ग्रुप दो तरह के होंगे, रिलीजिंग और विथड्राइंग ग्रुप। तो इन्हीं ग्रुप्स के कारण जो है ये बॉन्ड्स या सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होंगे पोलराइज होंगे। ठीक है, तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट आप समझ ली कैसे इसको आप, ये आपका पहला पॉइंट आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो यही लिख देंगे, ये परमानेंट इफेक्ट है और ये जो है सिग्मा बॉन्ड में पाया जाता है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन आप कैसे बताएंगे, यानी पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो यानी सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण अगर होता है तो उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, तो ये किस बॉन्ड में ये परमानेंट इफेक्ट होता है और ये पाया जाता है जो है पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इज कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के द्वारा पाई बॉन्ड के पोलराइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इनमें कुछ नहीं अंतर है, बस हो गया पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट,
मेजोमेरिक डिफाइन करना है तो क्या लिख दोगे, पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इज कॉल्ड एज मेजोमेरिक इफेक्ट, है ना। अब हाइपर कॉन्जुगेशन, ये पॉइंट आप लिख दोगे, ये भी परमानेंट इफेक्ट है, इट इज परमानेंट इफेक्ट, है ना। अब यहां पे देखिए, यहां भी पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है, लेकिन अभी इसमें आपने देखा इंडक्टिव और मेजोमेरिक में रिलीजिंग या फिर विथड्राइंग ग्रुप होते हैं जो बॉन्ड को पोलराइज करते हैं, लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप नहीं होते। ये किस कंपाउंड में होता है, कोई जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उससे एक कार्बन लगा है जो अल्फा कार्बन होता है, तो अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड, यही एडजेसेंट पाई बॉन्ड को पोलराइज कर देगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन किसके कारण, जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, अगर उसके कारण पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां पे देखिए क्या है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एडजेसेंट यानी पाई बॉन्ड को पोलराइज किया, है ना, इसके साथ ये सिग्मा बॉन्ड जो है ओवरलैप किया, है ना, रेजोनेंस किया, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर इस कार्बन पे, तो यहाँ निगेटिव आ गए कार्बन पे। तो इस तरह अगर कोई अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड पोलराइज करता है पाई बॉन्ड को, तो उसे हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। यानी पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड टू पाई बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड के ओवरलैपिंग के कारण जो पाई बॉन्ड पोलराइज होता है, तो इसी को बोलते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोमेरिक की बात कर ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमेरिक में भी पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप नहीं होते। ये यहां पे क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट की उपस्थिति में। रिएजेंट कितने तरह के, दो तरह के, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में पाई बॉन्ड पोलराइज होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमेरिक। यानी पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो आपको ये तीनों का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और विथड्राइंग ग्रुप इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट, एंड पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इज कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट, एंड polarization of pi bond due to alpha carbon hydrogen sigma bond is called as hyperconjugation, and polarization of pi bond in the presence of electrophile or nucleophile is called as electromeric effect, है ना। तो ये तो इफेक्ट हो गए। अब देखिए जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये दो तरह का होता है ना। ये इट इज ऑफ टू टाइप, यानी इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरह का हो, दो तरह के। एक होगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और आपका दूसरा होगा निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसी तरह मेजोमेरिक इफेक्ट भी दो तरह का होगा, पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट और निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए हम इनको समझ लेते हैं। देखिए पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी यहाँ पे क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। ये आपका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, है ना। तो यहां पे क्या होता है, यानी अगर कोई जो है सिग्मा बॉन्ड जो है, अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है रिलीजिंग ग्रुप के कारण यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण अगर वो पोलराइज होता है सिग्मा बॉन्ड, तो वो कहलाता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। तो यहां पे देखिए आपका यानी पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज कॉल्ड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। तो यानी सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण क्या कहलाएगा, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। और इसे डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय प्लस आई। इसको हम प्लस आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे कार्बन है से लगा हो ग्रुप या कार्बन चेन से लगा हो, ये आपका वाई ग्रुप है, जो कि क्या है, वाई ग्रुप एक है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, है ना। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को देगा यानी डोनेट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यानी कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो जब डोनेट करेगा तो इस पे चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, है ना। और फिर दूसरे कार्बन पे भी पार्शियल डबल पार्शियल निगेटिव आएगा, तीसरे कार्बन पे ट्रिपल पार्शियल निगेटिव, इस तरह, है ना। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा यहाँ पार्शियल जो साइन है वो बढ़ रहा है, मतलब चार्ज घट रहा है। तो
तो यहाँ पे पहले कार्बन पे निगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा, उसके बाद यहाँ और कम निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब तीसरे कार्बन के बाद ये इंडक्टिव इफेक्ट लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर ग्रुप पे यहाँ पे कैसा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, यानी पार्शियल प्लस चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, तो इसमें पार्शियल प्लस, इसका मतलब अगर रिलीजिंग ग्रुप के कारण सिग्मा बॉन्ड पोलराइज हुआ तो वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट कहलाएगा। तो अब देखिए जो रिलीजिंग ग्रुप आपके यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक में अलग अलग ग्रुप होंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं, एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह भी है करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में एल्किल ग्रुप आपका हो गया। तो एल्किल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, 3 डिग्री एल्किल ग्रुप हो सकता है, 2 डिग्री और 1 डिग्री या फिर मेथिल हो सकता है। तो जो 3 डिग्री एल्किल ग्रुप होता है ये जैसे टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप हो गया, तो इसका रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। उसके बाद ये आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप है ना, अब इसका रिलीजिंग इफेक्ट इससे कम हो जाएगा, है ना। तो ये ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, उससे कम ये शो करेगा, एथिल और कम शो करेगा और मेथिल सबसे कम रिलीजिंग इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे हो गया आपका ये तो प्लस आई इफेक्ट हो गया, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये आपका दूसरा है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो जैसे आपने इसको डिफाइन किया था वैसे बहुत आसान लैंग्वेज में इसको भी डिफाइन कर सकते हो, यानी पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज कॉल्ड निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट, है ना। तो यानी अगर कहीं पे सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के कारण हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो के कारण अगर होता है सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन, तो इसे हम कहते हैं निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव या आपका ये कोई कार्बन है ना, अब ये कोई ग्रुप का एक्स लगा हुआ है, एक्स है इलेक्ट्रॉन, WG का मतलब विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया आपका, है ना, RG का मतलब रिलीजिंग ग्रुप, WG का मतलब विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या होगा, एक्स जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो अब कार्बन पे पॉजिटिव यानी पार्शियल पॉजिटिव आएगा और विथड्रॉइंग ग्रुप पे निगेटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे ग्रुप पे निगेटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसीलिए इसको निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज घटता जाएगा और 3 कार्बन के बाद इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह देखिए ये हो गया आपका निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते कौन से हैं, ऐसे ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गया, है ना, या फिर हाइड्रोजन हो गए, है ना। तो ये सारे ग्रुप क्या होते, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते कार्बन के कंपेयर में। तो ये सब जिसमें जिस भी ग्रुप में ये सारे एलिमेंट होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में जैसे NO2 हो गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट शो करेगा, CN SO3H सब में देखो इलेक्ट्रॉन, CHO C डबल बॉन्ड O COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप FCl BRI। अब देखो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा एटम उसकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर उतनी ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर उसकी उतनी ज्यादा होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हो गए। अब ये ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, NO2 का विथड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद CN और ये कम हो रहा है, और OR का मतलब विथड्रॉइंग इफेक्ट सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए आपका मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या है, पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, है ना, इज कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट। ये भी कितने तरह का, ये भी 2 तरह का होगा, 2 टाइप्स का होगा। तो कौन कौन सा, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट यानी यहाँ प्लस M इफेक्ट होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव में क्या होगा, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट आपने डिफाइन किया कि पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज कॉल्ड एज पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो देखिए यानी पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज कॉल्ड एज पॉजिटिव मेसोमेरिक यानी प्लस M इफेक्ट, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, यानी जो आपका पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे X ग्रुप लगा हुआ है ना। तो X आपका यहाँ पे X पे है लोन पेयर, तो जिसपे भी लोन पेयर होता है कोई भी एटम, तो वो यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट में रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में एल्किल ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप है, लेकिन मेसोमेरिक में रिलीजिंग ग्रुप कौन से है, जिसपे लोन
पेयर हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, लोन जो आपका एक्स है ये इस पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको ये शिफ्ट होगा, यानी इधर शिफ्ट होगा, और ये आपका जो पाई बॉन्ड है शिफ्ट होकर कहां पहुंच जाएगा, इस कार्बन पे, और ये लोन पेयर आ जाएगा यहां पे, ठीक है। तो यहां पे इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, है ना, और यहां पे एक्स पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे देखो रिलीजिंग ग्रुप के कारण ये पाई बॉन्ड पोलराइज हो गया, ठीक है। तो ये कहलाएगा पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इन सभी पे ग्रुप पे देखो, ये आपका कोई आपका अमीन ग्रुप है, ये देखिए नाइट्रोजन है, इस पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये OH ग्रुप है, इस पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर, OR है, एल्कोक्सी ग्रुप है, इस पे भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर, इसके नाइट्रोजन पे लोन पेयर, Cl यानी जो हाइड्रोजन है, इसके देखिए सब पे क्या है, लोन पेयर। तो ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यानी मेसोमेरिक इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब आपका है नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो नेगेटिव का मतलब विथड्राइंग ग्रुप के कारण, यानी पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, polarization of pi bond due to electron withdrawing group is called as negative mesomeric माइनस एम इफेक्ट, यानी इसको हम नेगेटिव मेसोमेरिक या फिर माइनस एम इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या है, यहां पे डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड CHO ग्रुप लगा है ये। अब CHO ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। अब देखिए ये क्या होगा, ये जो आपका पाई बॉन्ड है शिफ्ट होके चला जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखिए ये आप क्या किया, CHO ग्रुप में ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ले आया, ठीक है। तो ये आपका इफेक्ट क्या कहलाएगा, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के कारण पाई बॉन्ड पोलराइज हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होंगे वो कौन से होंगे, जैसे इसमें कौन से होते हैं, जो पोलर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप, पोलर मल्टीपल बॉन्डेड जो ग्रुप होंगे मेसोमेरिक इफेक्ट में सभी के सभी वो विथड्राइंग ग्रुप की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पोलर NO2 में N डबल बॉन्ड O पोलर ग्रुप है, यानी बॉन्ड है ना। C ट्रिपल बॉन्ड में C आपका ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी पोलर है, आपका मल्टीपल बॉन्ड भी है, यानी ट्रिपल बॉन्ड है। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, है ना, OR, C डबल OH कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ SO3H में S डबल बॉन्ड O होता है ना, C डबल बॉन्ड OCl। तो जिस तरह ये जो पोलर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप होंगे सभी मेसोमेरिक में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप की तरह भी है करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आप इसको हम पहले ही बता चुके हैं, पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड ड्यू टू अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे ये कार्बन हाइड्रोजन ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये इधर शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड इधर, कार्बन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। अब ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा नहीं, है ना, तो बिना प्रोटॉन निकले अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कहां, इस पाई बॉन्ड के रेजोनेंस में चला जाए, तो इसी को हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेंगे। तो ये आपका ये पहला वाला बॉन्ड क्या किया, रेजोनेंस किया, तो फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अब इसी तरह ये वाला आपका जो CH वाला बॉन्ड इधर वाला बॉन्ड है, अब ये यहां से बॉन्ड ये इधर जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड गायब हो गई, यहां आ गया, ठीक है। और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब पहले ये पार्टिसिपेट किया हाइपर कॉन्जुगेशन में, अब ये वाला कर रहा है, तो दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। अब इसी तरह ये आपका क्या हुआ, नीचे वाला ये सिग्मा बॉन्ड इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये आपका सिग्मा बॉन्ड यहाँ तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये आपका पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मिल गया। इसका मतलब जिस एल्कीन में क्या होता है, जितने ज्यादा अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है और उनकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया यहाँ पे जो है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस को कहते हैं, है ना, नो बॉन्ड रेजोनेंस को भी कहते हैं इसको हाइपर कॉन्जुगेशन को। तो इट इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस,
बिकॉज ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स इज वेरी लो, यानी जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस होता है पाई बॉन्ड के साथ वो बहुत कम होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब इसको बेकर नाथन ने दिया था, तो इसको हम बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका ये हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखिए यहां पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। ये इट इज ऑफ टू टाइप, ये भी दो तरह का होता है ना, लेकिन ये आपका टेम्परेरी इफेक्ट होता है। अब देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अगर पोलराइजेशन पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कार्बन से कार्बन की तरफ हो, ठीक है, तो वो कहलाता है, यानी जो निगेटिव चार्ज डेवलप हो कार्बन पे डेवलप हो, तो वो कहलाता है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या प्लस ई इफेक्ट, है ना। तो यहां पे देखिए टेम्पोररी होता है, क्या होता है, जब इलेक्ट्रोफाइल यहां ऐड करेंगे तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर इस कार्बन पे आएगा और यहां माइनस और इस कार्बन पे प्लस, लेकिन जैसे इलेक्ट्रोफाइल हम रिमूव करेंगे ये फिर अपने ये वाला अपना फिर ये इधर आएगा, है ना, और ये इस कंडीशन में लौट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए कैसा इफेक्ट होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल ऐड की मॉलिक्यूल पोलर हो गया, यानी पाई बॉन्ड पोलराइज हो गया। अब जैसे इलेक्ट्रोफाइल रिमूव करेंगे ये अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है। कोई पाई बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जब ऐड करेंगे तो ये पाई बॉन्ड जो है शिफ्ट होके कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस और इस कार्बन पे प्लस, है ना। तो ये आपका इस तरह अगर पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है कि जो निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाता है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है, तो हम उसे बोलते हैं निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या माइनस ई इफेक्ट बोलते हैं। तो ये जो यूनिट 4 है, यानी यूनिट 4 का जो अगला टॉपिक है ये है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन पहले ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन अलग होता है, तो फिर से थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वो तो डिफिनेशन सेम ही होगा, यानी कोई भी प्रोसेस जिसमें प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के नए ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए, तो उस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्बन पे जो है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो सकता है, या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, या sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, या तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, ठीक है। अगर किसी कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, अगर किसी कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका मतलब वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। किसी कार्बन पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो इसका मतलब वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। किसी कार्बन पे केवल 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो वो आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा उस कार्बन पे, ठीक है। तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप पहले ही जानते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी वो प्रोसेस जिसमें एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के 4 sp इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए, तो वो प्रोसेस कहलाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक s और एक px py s px py और pz मिल करके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना ले जिनकी ज्योमेट्री हो टेट्राहेड्रल, तो वो प्रोसेस कहलाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें एग्जांपल है, देखिए CH4, अब कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब ये इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। तो ये ग्राउंड स्टेट आपने लिख दिया 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। अब देखिए यहाँ 2 हाफ फील्ड है लेकिन 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक आपका ये अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन जो जंप करके यहाँ चला जाएगा 2pz में। अब कार्बन मिल जाएगा एक्साइटेड स्टेट जिसमें 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे। अब ये 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिक्सअप हो जाएंगे और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे, है ना। अब ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जो है हाइड्रोजन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन, और 4 बॉन्ड्स बना लेगा और बन जाएगा क्या, CH4 मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है,
ये आपका कार्बन 4sp जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, और चारों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन से ओवरलैप करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसी तरह हाइड्रोजन से ओवरलैप करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन से ओवरलैप करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन से ओवरलैप करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, चार जो है हाइड्रोजन एटम चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके क्या बना लेंगे, CH4, और जिसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में वो प्रोसेस जिसमें एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाए और 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना ले, तो वो आपके कहलाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जैसे एक आपका s, एक px और एक py, और ये pz मिक्सिंग में पार्टिसिपेट ना करे, है ना, ये आपका केवल 3 ही एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये और ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएगा, और एक आपका जो ये वाला ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल है ना, ये वाला ऑर्बिटल होगा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। तो देखिए इसके पास एक कार्बन के पास यहाँ पे क्या होगा, अगर कार्बन के ऑर्बिटल्स होंगे तो कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एक पाई बॉन्ड बनाएगा। तो जहां भी कहीं पे एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा कार्बन पे, तो इसका मतलब उस कार्बन पे हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और 3sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पे कार्बन पे इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम ग्राउंड स्टेट में देखें, ये कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये आपका एक्साइटेड से ग्राउंड मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो गए, लेकिन मिक्सिंग में केवल एक s और एक px और एक py ही मिक्स होकर के 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। ठीक है, और एक ऑर्बिटल ये जो है आपका एक ऑर्बिटल 2pz है ना, ये 2pz है, 2pz हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं हुआ, तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। अब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, हमेशा जो है पाई बॉन्ड, तो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहा तो एक पाई बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पे कोई कंपाउंड जैसे एथिलीन है, चाहे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड हो, तो इसका मतलब ये पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलेगा, तो इसका मतलब अब देखिए सिग्मा कितने कार्बन पे, 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा के लिए एक s और 2p, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे एथिलीन पे इस कार्बन पे यानी इस दोनों कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। तो ये देखिए एथिलीन बनेगा कैसे, यहाँ पे ये एक कार्बन होगा, एक कार्बन, अब इसके पास 3 ये आपका ये और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये और ये sp2, और ये वाला ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो एक कार्बन का sp2 दूसरे कार्बन के sp2 से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसको एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बनाएगा, इसी तरह ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएगा, इसी तरह इसको भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देके बॉन्ड बनाएगा, इसी तरह ये भी बनाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने बॉन्ड बन जाएंगे, इस पे 2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, इधर भी 2, है ना, और ये जो आपका बचा हुआ है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दोनों, है ना, अब ये आपके साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, और साइड वाइज ओवरलैप करके बना लेंगे पाई बॉन्ड बना लेंगे, है ना। तो इस तरह क्या होगा, एक यहाँ पे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हाफ ऊपर और हाफ नीचे, ये आपका एक पाई बॉन्ड बना लेगा, इधर एक सिग्मा ये, इधर सिग्मा एक ये एवं ये, इसी तरह इस कार्बन पे 2 सिग्मा, तो अब देखिए यहाँ पे इस कार्बन पे 3 सिग्मा, इस कार्बन पे 3 सिग्मा, तो पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे नहीं, तो 3 सिग्मा के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और 4 सिग्मा के लिए यहाँ पे क्या होता है, 4 सिग्मा के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी वो प्रोसेस जिसमें एक s और एक ही p एटॉमिक ऑर्बिटल मिले और 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। इसका मतलब यहाँ पे अगर कार्बन पे देखेंगे तो एक s और एक आपका px मिल जाएगा, मिल करके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, ये वाला जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये, है ना। अब ये क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर, है ना, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, और यहाँ पे जो 2 ऑर्बिटल होंगे, एक आपका ये pz और py, है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं हुए हैं,
तो ये आपका क्या होगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, दो पाई बॉन्ड, है ना। तो देखिए यहाँ पे कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन देख ले रहे हैं, तो बैकग्राउंड स्टेट हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट से केवल एक s और एक p मिलेगा, px, और दो ऑर्बिटल मिलके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। और दो जो ऑर्बिटल होगा ये वाला आपका py और pz, ये आपका बच जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा, तो वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। अब यही दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे, है ना। तो 2 पाई बॉन्ड, इसका मतलब जहां पे एक सिग्मा और एक 2 पाई बॉन्ड हो, उसी के कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखिए हम यहाँ पे आपका ये एसिटिलीन है आपका कार्बन, और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है ना, और ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस कार्बन पे भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp, और इस कार्बन पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp, क्योंकि एक सिग्मा इधर है और एक सिग्मा ये है, दो सिग्मा, और एक पाई ऊपर एक पाई नीचे। तो इसका मतलब पाई को कंसीडर नहीं करेंगे, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो दो सिग्मा के लिए sp। इस पे भी एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो इस पे भी sp, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे दो कार्बन एक दूसरे से जुड़े हैं, तो दो कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर बचा, एक इधर। अब ये किससे ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन से ओवरलैप करेगा, इलेक्ट्रॉन दे करके, ये भी इलेक्ट्रॉन दे के करके हाइड्रोजन से ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दो हाइड्रोजन का, इधर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इधर, है ना। अब देखिए pz और pz है, 2pz क्या करेंगे, ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। ये pz और pz ये हाफ ऊपर ओवरलैपिंग हो गया और हाफ नीचे ओवरलैपिंग, तो एक पाई बॉन्ड बन गया। इसी तरह आपका क्या होगा, जो py बॉन्ड है, py ऑर्बिटल है, अब ये क्या करेंगे, ये भी साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, ठीक है, इस तरह। और ये भी क्या बना लेंगे, ये भी बना लेंगे पाई बॉन्ड, है ना। तो कितने पाई बॉन्ड बन गए, एक 2pz बनाया और एक 2py और 2py ओवरलैप करके 2 पाई बॉन्ड बना लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह कार्बन पे एक सिग्मा इधर एक इसका इधर, और एक बीच में सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये यानी प्रत्येक कार्बन पे दो सिग्मा है, इसमें भी दो सिग्मा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, असाइन द हाइब्रिडाइजेशन एट ईच कार्बन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, है ना। तो इतने सारे कंपाउंड्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट आपका, सेकंड, है ना, थर्ड, ऐसे फोर्थ और ऐसे फिफ्थ, ऐसे कंपाउंड दिया होगा आपके पेपर में, है ना। और बोलेगा कि सभी कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन को आप बताएं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको बस क्या करना है, प्रत्येक कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड गिन लेना है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 3 हाइड्रोजन से 3 सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन से इधर लगा हुआ है, तो 4 है सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, ठीक है। इस पे देखो एक पाई बॉन्ड है ना, एक पाई बॉन्ड है, और इस कार्बन पे एक कार्बन से एक सिग्मा, एक इधर कार्बन से सिग्मा, एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, तो कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अब देखिए इस कार्बन पे भी आपका क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे 2 पाई है, एक पाई ये एक पाई ये, और एक सिग्मा ये एक सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन पे भी देखो एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना होगा, एक कार्बन के साथ, तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसी तरह बेंजीन के कार्बन पे देखें, बेंजीन कार्बन पे, यहाँ पे कार्बन पे देखो एक डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा, और प्रत्येक कार्बन पे हाइड्रोजन होता है। तो टोटल प्रत्येक कार्बन पे कितने सिग्मा, एक इधर और एक ऊपर, है ना। एक पाई बॉन्ड को हम लेंगे नहीं, तो आपका क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp2। तो प्रत्येक कार्बन पे एक पाई बॉन्ड है, तो सभी कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, सभी कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बेंजीन के सभी कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन से 2 सिग्मा बॉन्ड, एक इधर पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा, तो हम एक सिग्मा इधर 2 सिग्मा इधर, 3 सिग्मा, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, एक पाई,
तो 2 पाई और 2 सिग्मा, तो क्या होगा 2 सिग्मा के लिए sp हो जाएगा। इस पे 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो केवल सिग्मा बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड नहीं, तो आप देख के बता लेंगे sp3। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड के लिए जिस कार्बन पे होगा तो वहां होगा sp2, है ना। और इसी तरह इसमें भी देख ले रहे हैं। अब यहाँ केवल सिग्मा है तो sp3, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है ना, तो 2 पाई बॉन्ड के लिए कौन सा 2 सिग्मा हो गए बचे, तो वहां पे होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आपके एग्जाम में इस तरह